अब हम बनाएंगे एक मिनी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक रिडक्स बेस लॉगिन और साइन अप फॉर्म, ये कंट्रोल्ड फॉर्म होगा जो कनेक्ट होगा एक जेसन बैकएंड सर्वर से। तो जेसन बैकएंड सर्वर हम यूज करने वाले हैं। इसको हम एकदम स्टार्ट से बनाएंगे, मतलब सब कुछ हम सेटअप शुरू से करेंगे और फॉर्म के डेटा को हम रिडक्स स्टोर में हैंडल करेंगे। और जब फॉर्म सबमिट होगा तो पोस्ट एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड पे यूजिंग क्रिएट एसिंक थंक। जेसन सर्वर हम एज ए बैकएंड लेंगे, जो भी हम अपना डेटा अपडेट करेंगे वो हम बैकएंड सर्वर पर इजीली देख पाएंगे। ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होने वाला है, लाइक लॉगिन पेज, साइन अप पेज जैसा आपको दिखाई देता है, इस तरह का लॉगिन पेज, साइन अप पेज बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हम रिएक्ट यूज करने वाले हैं, रिडक्स टूलकिट यूज करने वाले हैं, और फ्रंट एंड के लिए हम फॉर्म यूज करने वाले हैं, और बैक एंड के लिए हम जेसन सर्वर यूज करने वाले हैं, और एपीआई कॉल के लिए हम एक्सियोस यूज करने वाले हैं। जेसन सर्वर और एक्सियोस हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। जेसन सर्वर में बताता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जेसन सर्वर देखो इस तरीके की एक लाइब्रेरी होती है, जिसमें npm इंस्टॉल जेसन सर्वर लिखोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद अपने हिसाब से जो भी एपीआई आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, और इस तरीके से जेसन सर्वर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके से एक फेक एपीआई क्रिएट करके देता है आपको, जो आप किसी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। बाकी लुक एंड फील ये ऐसा ही लगेगा, एकदम आप रियल एपीआई बना रहे हैं। तो ठीक है, मैंने ऑलरेडी देखो एक रिडक्स अपना सेटअप कर लिया है। सेटअप का मतलब है सिर्फ मैंने इंस्टॉल कर लिया है, बाकी सारा फोल्डर स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाऊंगा। मैंने रिडक्स इंस्टॉल कर लिया है और कुछ नहीं करा है, सिंपल मोहित डिकोड करके मैंने इस प्रोजेक्ट में लिखा हुआ है। मोहित डिकोड आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। तो सिंपल रिएक्ट है और रिडक्स डेव टूल ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, वो आप पैकेज जेसन में जाके देख सकते हो। इसमें देखो रिडक्स जेएस का टूल किट हमने इंस्टॉल कर रखा है, और रिएक्ट का 19.1 वर्जन हमने इंस्टॉल कर रखा है, और कुछ नहीं करा हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम फैच ना यूज करके इसमें एक्सियोस इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें हम लिख लेते हैं npm इंस्टॉल AXIOS, ठीक है। npm इंस्टॉल एक्सियोस कर लेते हैं। npm इंस्टॉल हो गया है। यहाँ जाके पैकेज जैसे में देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो एक्सियोस का वर्जन दिख जाएगा, ये एक्सियोस इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद npm इंस्टॉल और कर लो, क्योंकि कभी कभी npm इंस्टॉल डिपेंडेंसी हमें पैकेज नोड मॉडल में हमें डालनी पड़ती हैं। इसके बाद हम अपना जिस हिसाब से मैंने बताया था जेसन सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। जेसन सर्वर इंस्टॉल करने के लिए सिंपल कमांड है npm इंस्टॉल जेसन माइनस सर्वर। सिंपल इतना लिखते हैं, जेसन इंस्टॉल सर्वर देखो इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा जरा सा टाइम लेता है ये, देखो जेसन सर्वर भी इंस्टॉल हो गया। इसको भी npm इंस्टॉल कर लेते हैं, डिपेंडेंसी जो होंगी सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, इतना काम होने के बाद कंसोल को बंद करके हम इधर कर लेते हैं। अब हमने देखो जेसन सर्वर के लिए अपने एक डेस्कटॉप पे डेटाबेस फाइल करके एक फोल्डर बना रखा है। इसी फोल्डर के अंदर हम db.json करके एक फाइल बना लेंगे। इसी के अंदर हम अपनी एपीआई लिखने वाले हैं। एपीआई हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जेसन की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट एरे की फॉर्म में। सिंपल करली ब्रैकेट लेना है, इसके अंदर लिखना है यूजर्स, और यूजर्स को लिखना है हमें ब्लैंक एरे रख देना, क्योंकि इसके अंदर जो आएंगे डेटा वो हम पोस्ट एपीआई से देंगे। तो अपना ये बना हुआ है। जैसे हमने अपना टर्मिनल ओपन किया, इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। जेसन सर्वर को स्टार्ट करने की कमांड आप फर्स्ट टाइम यहाँ से कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज धीरे धीरे आप यूज करोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ जाता हूँ, इसको चला देता हूँ। तो देखो ये आपसे पूछेगा कि इज इट ओके टू प्रोसीड, वाई कर दो, यस ठीक है। इसके बाद ये आपको बता देगा लोकल होस्ट 3000 पे आपकी एपीआई मैंने चला दी है। आप लोकल होस्ट 3000 ओपन कर लो, इधर ही मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इधर दिख जाएगा आपको यूजर्स की एपीआई। यूजर्स की एपीआई देखोगे तो अभी देखो सिर्फ एरे है, ब्लैंक एरे। तो ये आपकी एपीआई का यूआरएल आपको मिल जाएगा, रियल टाइम यूआरएल है। जैसे आप इसको यूज करोगे चेंज भी होता रहेगा, और यहाँ पे भी आप डेटा को चेंज होते हुए देख सकते हैं। इतना काम हमारा हो गया है, जेसन सर्वर हमारा सेटअप हो चुका है। अब हम आते हैं सीधा अपने रिडक्स के पूरे सेटअप करते हैं। एक लॉगिन पेज बनाने के लिए हम सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसआरसी के रूट फोल्डर पे ही हम यहाँ पे एक फीचर्स करके अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फीचर्स करके मैंने एक फोल्डर बनाया। फीचर्स के अंदर अपना एक फोल्डर और बनाओ, यूजर बोलो या यूजर्स बोलो, जो भी आपका मन करे। यूजर्स के अंदर हमें इसके अंदर फाइल बनानी है यूजर slice.js। तो ये JS फाइल है, तो इसको हम कैमल केस में बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी रिडक्स की फाइल है। अगर कंपोनेंट होता तो इसको स्टार्ट विद कैपिटल लेटर बनाते। ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब स्लाइस फाइल में, यूजर स्लाइस फाइल में इसमें हम दो चीज करेंगे। इसमें एक तो हम अपनी एपीआई का कॉल करेंगे, और दूसरा हम इसमें स्लाइस बनाएंगे। जहाँ पे स्लाइस होता है वहाँ पे रिड्यूसर भी होता है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। अगर आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट जाननी है रिडक्स की, तो मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं जल्दी से अपना ये कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। इंपोर्ट
इंपोर्ट में फ्रॉम रिडक्स जेएस टूल किट से हमें इंपोर्ट करना है। इसमें दो चीज इंपोर्ट करनी है हमें, एक क्रिएट स्लाइस और एक चीज और इंपोर्ट करनी है, वो है हमारी क्रिएट एसिंक थंक। क्रिएट एसिंक थंक एज ए मिडलवेयर काम करेगा जो हमें एपीआई को हैंडल करेगा। क्रिएट स्लाइड्स हमारा रिड्यूसर बनाने के लिए काम आएगा। तो ठीक है, दोनों चीज हमने इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ से एक इंपोर्ट और कर लेते हैं जो हमने एक्सियोस लिखा है, तो इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस लिख लिया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी एपीआई को कॉल कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और फेच यूजर लिख सकते हो या फिर ऐड यूजर लिख सकते हो, जैसा भी आपका मन करे। मैं ऐड यूजर लिख लेता हूँ। ऐड यूजर से क्या होगा, आपको पता लगेगी आपकी ऐड यूजर एपीआई है। क्रिएट एसिंक थंक ले लेंगे। क्रिएट एसिंक थंक के बाद इसी के अंदर हमारा पहला पैरामीटर होता है कि यूजर मतलब रिड्यूसर का नाम और ऐड यूजर हमारे इस फंक्शन का नाम। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमा में यूजर ऐड यूजर ले लेंगे और सेकंड कॉमा के बाद दूसरा पैरामीटर होगा इसका एसिंक अवेट में हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे। तो अभी लिखेंगे एसिंक। एसिंक के अंदर हम लिखने वाले हैं विद इन एरो फंक्शन। एक एरो फंक्शन बना लो। एरो फंक्शन के अंदर पहले हमें ये पोस्ट एपीआई बनानी है, तो पोस्ट एपीआई एक पैरामीटर हमारे को वापस करती है। उस पैरामीटर को नाम लिख देते हैं यूजर डेटा। यूजर डेटा हम यहाँ से कॉपी करेंगे, जो भी हमारी यूआई देगी, मतलब हमारा रिएक्ट कंपोनेंट जो भी हमें पैरामीटर देगा, उन पैरामीटर को हम यूजर डेटा में डाल के बैकएंड को सेंड कर देंगे। इस तरीके से समझ लो। पोस्ट एपीआई मैंने डिटेल में आपको रिएक्ट के अपनी प्लेलिस्ट में समझा रखी है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, सीधा कॉन्स्ट लिखते हैं। कॉन्स्ट में रिस्पॉन्स कर लेते हैं। रेस्पॉन्स इजिकल टू अवेट। देखो मैंने एसिंक यहाँ लिखा था, अवेट लिखेंगे यहाँ पे। जबकि हम एक्सियोस यूज कर रहे हैं तो एक ही अवेट आएगा, डबल अवेट नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बहुत बार आपको फैच एपीआई यूज करी है, तो आपको इसलिए फैच का थोड़ा सा डाउट ना हो, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखो एक्सियोस डॉट पोस्ट, इतना आप लिख देंगे। इसके बाद हमें यूआरएल लिखना है। यूआरएल को कॉपी कर लो यहाँ से। ये हमारा यूआरएल है जो हमने खुद अपनी बैकएंड खुद बनाया। यूआरएल में विद इन स्ट्रिंग हम इतना यूआरएल दे देंगे और कॉमा करके जो भी आपका डेटा यहाँ से आ रहा है यूजर डेटा, यहाँ से हम इसको सेकंड पैरामीटर में इसको दे देंगे पोस्ट एपीआई को। ठीक है, इतना करने के बाद रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमें स्लाइस बनाना है। कॉन्स्ट करके मैं यूजर स्लाइस बना देता हूँ, जिसमें हम क्रिएट स्लाइस के अंदर पहले हम नेम लिखेंगे। रिडक्स का नेम है यूजर और इनिशियल स्टेट में हमें तीन चीज लेनी है। मैं यहाँ पे एक एक करके आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में बता भी रखा है। पहले हमें यूजर का नेम लेना है, यूजर की ईमेल आईडी लेनी है, क्योंकि हम लॉगिन पेज बना रहे हैं तो नेम ईमेल आईडी आपकी स्टेट होनी ही चाहिए। तीसरी होनी चाहिए आपकी स्टेटस। स्टेटस इसलिए ले रहा हूँ कि स्टेटस अभी आइडियल ले लेता हूँ। देखो मैंने पिछली बार लेक्चर में आपको फॉल्स और ट्रू लेना सिखाया था स्टेटस लोडिंग के लिए। इसमें मैं आपको एक स्ट्रिंग के थ्रू सिखाता हूँ, स्ट्रिंग के थ्रू आप कैसे हैंडल कर पाएंगे। स्टेटस हो गया और एक ले लेते हैं एरर नल ले लेते हैं इनिशियली। तो यहाँ से हमारा काम हो गया खत्म इनिशियल स्टेट का। अब बना लेते हैं रिड्यूसर्स में सिंपल हम अपने दो रिड्यूसर लेने हैं। एक तो हमें नेम के लिए सेट करने के लिए और एक ईमेल आईडी सेट करने के लिए। तो नेम के लिए क्या करेंगे हम, अपडेट नेम में इस तरीके से हम एक्शन पेलोड से नेम उठा के नेम में डाल देंगे। और इसी तरीके से हम करेंगे अपडेट ईमेल में भी एक्शन के थ्रू हम ईमेल अपडेट करेंगे। एक्शन के थ्रू मैंने आपको बता रखा है, अगर हम डायरेक्ट स्टेट उठाते तो स्टेट से उठा सकते थे। अब एक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पेलोड में भेजनी है दोनों चीज, नेम भी और ईमेल आईडी भी। यहाँ से हमारा रिड्यूसर का काम खत्म हो जाता है। अब हम करेंगे एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर देखो एक बिल्डर होता है और बिल्डर के एज ए पैरामीटर होता है बिल्डर को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। इसके बाद डॉट ऐड केस के अंदर हमें तीन चीज लिखनी होती है, एक पेंडिंग और एक होती है हमारी फुलफिल्ड और तीसरी होती है रिजेक्टेड। तीनों स्टेट को हमें यहाँ डिफाइन करना होता है, जिसमें पहले मैं ऐड यूजर में पेंडिंग स्टेट कर देता हूँ और एक फुलफिल्ड और रिजेक्ट। इन तीनों को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूँ। देखो इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल स्टेट थी आइडल स्टेट को हम पहले बताएंगे। जब स्टेट लोडिंग होगी तो मतलब जब तक हमारी यूजर का डेटा पेंडिंग है, जब हमारा यूजर का डेटा आ जाएगा तो हमारा यहाँ स्टेट से काम चला लेंगे हम।
डेटा को इनिशियली हम स्ट्रिंग में रख लेते हैं, खाली रख लेते हैं। ईमेल को भी नॉर्मल हम खाली रख लेते हैं। ये डेटा मैं ऑलरेडी देखो पेलोड में यहाँ भेज चुका हूँ, तो हमें यहाँ पेलोड लिखने की बार बार जरूरत है नहीं, नेम और ईमेल अपने आप फुलफिलमेंट में आ जाएगी। और लास्ट में एक्शन में अगर फेल्ड आता है डेटा, अब इनिशियली तो आइडल है, जब तक पेंडिंग रहेगा लोडिंग रहेगी, जब तक डेटा आ जाएगा सक्सेस हो जाएगा, जब डेटा आने में फेल्ड हो जाएगा, कोई इशू आ जाएगा, एरर आ जाएगा कोई भी बैकएंड पे या फिर नेट पे, तो फेल्ड हो जाएगा। तो एक्शन के थ्रू एक्शन एरर डॉट मैसेज से हम मैसेज उठा लेंगे। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट को सिंपल फॉर्मेट कर लिया और लास्ट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट जो भी हमारे एक्शन थे, दो ही एक्शन थे देखो, अपडेट नेम और अपडेट ईमेल, इसको यहाँ से मूव करा लेते हैं यूजर स्लाइस एक्शन के थ्रू, और यहाँ से एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर स्लाइस और रिड्यूसर कर देते हैं। इतना होने के बाद हमारा ये रिड्यूसर वाला काम खत्म हो गया, जिसको हम स्लाइस बोलते हैं। अब एक सेंट्रल स्टोर बना लेते हैं, सिंपल लिखते हैं स्टोर, स्टोर के अंदर store.js। ठीक है, हम इतना लिखने के बाद स्टोर में हमें कॉन्फ़िगर स्टोर इंपोर्ट करना होता है। मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स टूल किट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ़िगर स्टोर, जैसे आप लिखोगे कॉन्फ़िगर स्टोर यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे, और इसके बाद लिखते हैं हम एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर मैं अभी आपको बताऊं कॉन्फ़िगर स्टोर में क्या क्या होता है। कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर पहला पैरामीटर होता है रिड्यूसर, हमें यहाँ पे रिड्यूसर डिफाइन करना होता है। तो सिंपल यहाँ पे रिड्यूसर डिफाइन करना होता है। रिड्यूसर का नाम क्या रख देते हैं, यूजर, और रिड्यूसर जो हमने वहाँ पे बनाया था, जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करा था, इसी को ही इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट कैसे करोगे, यूजर रिड्यूसर, पहले इसका नाम लिख देता हूँ मैं यूजर रिड्यूसर, और यूजर रिड्यूसर को ऊपर से हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, स्टोर का काम भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मेन डॉट जेएसएक्स में। मेन डॉट जेएसएक्स में हमें यहाँ लिखना है प्रोवाइडर, प्रोवाइडर और स्टोर। ठीक है, प्रोवाइडर यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से हमने प्रोवाइडर से अपनी पूरी ऐप को रैप कर लिया। इसका मतलब रिडक्स और रिएक्ट को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोवाइडर एज ए ब्रिज का काम करता है बिटवीन रिएक्ट एंड रिडक्स। ठीक है, यहाँ से मैंने ऐप बना के यहाँ से प्रोवाइडर को रैप कर लिया। इतना काम प्रोवाइडर का यहाँ से था। अब जाते हैं अपने यहाँ पे एसआरसी के अंदर, इसके अंदर एक फोल्डर और बनाते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं यूजर फॉर्म डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ये हमारा मेन, राइट क्लिक करके अदर सबको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा मेन फाइल है जो यूआई फाइल है। यूआई फाइल मतलब रिएक्ट की फाइल है। इसमें रिडक्स का यूज जब होगा जब हम अपनी स्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए ये समझ लिए। अब क्या करता हूँ, इसमें कॉन्स्ट करके इस फाइल का नाम लिख देता हूँ यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इतना लिख देते हैं, और इसके बाद हम सिंपल रिटर्न, रिटर्न के बाद सीधा डिव, डिव में मोहित डिकोड्स। ठीक है, इतना करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ लिख देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर फॉर्म। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं पहले इसको। अब चेक कर लेते हैं कि ये मोहित डिकोड्स हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पहले यूजर फॉर्म हमें यहाँ से अपने ऐप डॉट जेएसएक्स में यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना यूजर फॉर्म यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये मोहित डिकोड्स टेस्ट लिख देता हूँ। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं मोहित डिकोड टेस्ट हमारा दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखेंगे कुछ इशू आ रहा, राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखेंगे, देखो हमें एरर मिल गया, स्टोरेज नॉट डिफाइन। तो हम मेन डॉट जेएसएक्स में जाके स्टोर को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ से इंपोर्ट भी करना है स्टोर को। ठीक है, स्टोर के अंदर से स्टोर को इंपोर्ट कर लिया। अब इसको चला के देख लेंगे, डिफॉल्ट नहीं दिया स्टोर ने तो कोई बात नहीं, हम अपना स्टोर को सिंपल इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, मोहित डिकोड टेस्ट करके आपको यहाँ पे दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जो आपको दिख जाए। मोहित डिकोड टेस्ट देखो आपको यहाँ पे दिख गया। ठीक है, हमारा कंपोनेंट इसका मतलब अभी सब चीज़ ठीक चल रहा है। बाकी सबको क्लोज कर देते हैं, क्लोज अदर्स। अभी इसी के अंदर हम अपना कंपोनेंट जल्दी से लिख लेते हैं। तो इतना हटा देते हैं। इतना हटाने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है रिटर्न। रिटर्न के अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्म। यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमें लिखना है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में फॉर्म का नाम लिख लो हैंडल,
हैंडल फॉर्म, ये एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल फॉर्म। इस तरीके से हैंडल फॉर्म लिख लिया। हैंडल फॉर्म सबमिट भी लिख सकते हो, जो आपका मन हो वो लिख लो। एक इनपुट बना लेते हैं, इनपुट में टाइप रख लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, ठीक है, एंटर योर नेम, और प्लेस होल्डर के बाद इसी हिसाब से एक और इनपुट बॉक्स बनाए थे ईमेल का, एंटर योर ईमेल। राइट क्लिक करके थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब थोड़ा सा ठीक लिख रहा होगा आपको, यहाँ पे अभी नहीं दिखेगा, मैंने पहले इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने सबमिट बनाया नहीं है। तो ये ठीक है, दो आपके फील्ड आ गए, नेम और ईमेल। इसके अंदर नीचे आप बी आर टैग लगा दो, यहाँ पे बी आर टैग, और एक बी आर टैग और लगा दो, तो थोड़ा सा हमारा नेम और ईमेल ऊपर नीचे दिख जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अभी मैं बहुत सिंपल सा फॉर्म बनाऊंगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे को फैंसी CSS VSS नहीं लगाने वाला। इसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ लॉजिक बताने के लिए मैंने ये फॉर्म बनाया है। तो इसमें प्लेस होल्डर के बाद यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू। वैल्यू में हमें देना सिर्फ नेम, मैं अभी बताऊंगा ये वैल्यू का नेम का क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ लिख देते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज में अभी देखो, अभी मैं कुछ नहीं लिखता, सिर्फ इतना लिखने के बाद इतना ऑन चेंज इतना ही कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ भी वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ईमेल, और ऑन चेंज अभी ब्लैंक रहने देता हूँ। कॉन्स्ट करके डिस्पैच, डिस्पैच को यूज डिस्पैच से, और यहाँ से हमें दो चीज़ें उठानी है। स्लाइस में जाके देखो, हमें दो चीज़ें क्या उठानी है, अपडेटेड नेम चेंज कर रहे हैं, अपडेटेड ईमेल चेक कर रहे हैं, तो नेम और ईमेल उठाना है। तो नेम, ईमेल और स्टेटस, तीन चीज़ें हमें चाहिए, स्टेटस भी चाहिए। तो यहाँ से डिस्पैच तक तो ठीक था। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हम तीन चीज़ उठानी है हमें, नेम, ईमेल और स्टेटस। स्टेटस लिख लिया, और इसके बाद हम इसमें एरर भी उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, नहीं एरर तो ऑटोमेटिक आएगा। तीनों चीज़ उठाने के बाद यूज सिलेक्टर के थ्रू स्टेट डॉट यूजर उठा लेना है, ठीक है। अब डिस्पैच और इन सबको ऊपर से इंपोर्ट भी कराना है, डिस्पैच ये, और रिएक्ट रिड्यूसर से ये हो गया, इसको भी हम कॉमा लगा के इससे उठा लेंगे। दोनों चीज़ों को हमने उठा लिया। अब क्या करते हैं, इतना काम होने के बाद हमारे को देखो इस तरीके से यहाँ नेम मिल जाएगा। नेम, नेम जो है ये नेम, ये वैल्यू का नेम जो दिया था देखो मैंने, यहाँ से यूज आएगा, ईमेल यहाँ से ईमेल यूज आएगा। अब ऑन चेंज पे डिस्पैच कर देते हैं, तो डिस्पैच कॉपी करते हैं यहाँ पे, ऑन चेंज पे डिस्पैच कर देते हैं एक्शन को। एक्शन को डिस्पैच कैसे करना होता है, हमें दोनों नाम उठाना है। देखो अपडेट नेम का डिस्पैच का एक्शन ये है, अपडेट नेम उठाया, अपडेट नेम के अंदर सीधा रखना है टारगेट डॉट वैल्यू। इस तरीके से हमें उठाना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उठाएंगे तो हमें एक इवेंट यहाँ से पास भी करना पड़ेगा। इस तरीके से ई, यहाँ से ई पास करेंगे, या फिर इवेंट लिखेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ डिस्पैच से पास हो गए, इवेंट यहाँ से आ जाएगा। इस तरीके से पूरा इवेंट आपका चलेगा, ठीक है। इसी को पूरा कॉपी कर लो इवेंट को, और इसके नीचे इसी पर रख दो। बस डिस्पैच का नाम चेंज करके अपडेट ईमेल रखनी है। ईमेल भी आपकी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से उठेगी, वैल्यू की स्पेलिंग वैल्यू से उठेगी, ठीक है। यहाँ से डिस्पैच कर दी दोनों एक्शंस को। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म में ऑन सबमिट पे, ठीक है, ऑन सबमिट पे लिखना है हैंडल सबमिट, ठीक है। हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन बना लेना है। तो इस तरीके से एक कॉन्स्ट करके हैंडल सबमिट एक फंक्शन बना लो। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट से उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहाँ से रख दो, यहाँ से इतना नॉर्मल बंद कर दो। इसके अंदर हमें डिस्पैच करना है, ये डिस्पैच यहाँ से कॉपी कर लो। डिस्पैच करना है इसके अंदर ऐड यूज़र की नेम और ईमेल आईडी, ठीक है। ऐड यूज़र की नेम और ईमेल आईडी, वो क्यों, इसमें देखो, आप देखोगे ऐड यूज़र के थ्रू हम यहाँ से नेम और ईमेल आईडी इधर पहुँचाना चाहते हैं। राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, स्टेटस के हिसाब से हमें चीज़ें चेंज करनी है। तो इसके अंदर मैं पहले इसका करली ब्रैकेट लिख लेता हूँ। इस करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर अब मैं लिखूंगा स्टेटस। स्टेटस, स्टेटस अगर लोडिंग है, तो पहला स्टेटस क्या था, देखो लोडिंग। स्टेटस अगर लोडिंग है तो यहाँ एंड एंड लिख लेते हैं, कॉमा सेपरेटर से कुछ नहीं, तो पी टैग में लोडिंग लोडिंग आ जाएगा। लोडिंग आ जाए या सबमिटिंग, इस हिसाब से सबमिट लिखना है। अगर स्टेटस सक्सीड है, दूसरा स्टेटस क्या था, सक्सीड का था, अगर स्टेटस सक्सीड है तो
यूज़र यहाँ पे लिख दो लॉग्ड इन, यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। अगर स्टेटस फेल्ड आ जाए, फेल्ड था या क्या नाम था वो चेक कर लेते हैं अभी हम, यहाँ पे देख लेते हैं फेल्ड था, हाँ फेल्ड आ जाए तो एरर आकर वाइल लॉगिन करके एक एरर दे दो, ठीक है। इतना करने के बाद हम अपना चीज़ें देख लेते हैं चला के कि सब चीज़ ठीक चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा प्रोजेक्ट पूरा बन चुका है। अभी जाते हैं राइट क्लिक करके यहाँ इंस्पेक्ट जरूर कर लेते हैं, इससे क्या होगा कोई भी एरर आएगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर नहीं है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मोहित, अपडेट नेम इज नॉट डिफाइंड, जैसे अपडेट नेम इज नॉट डिफाइंड, देखो एरर तो आएंगे ही आएंगे, बस आपको एरर को पढ़ना आना चाहिए एरर क्यों आया है। अपडेट नेम ऊपर से हमने इंपोर्ट नहीं किया था, अपडेट नेम को इंपोर्ट कर लो, ऊपर से इंपोर्ट हो गया, और अपडेट ईमेल को भी इंपोर्ट कर लो, ठीक है। ईमेल और नेम ऊपर से इंपोर्ट हो चुके हैं। सबमिट बटन तो हमने कहीं बनाया ही नहीं, हमने सब कुछ करा, फॉर्म वॉर्म बनाया, सब कुछ करा, सबमिट बटन बनाना भूल गए। तो यहाँ पे बनाओ एक बटन, एक बी आर टैग रखो पहले, एक बी आर टैग और रखो, और फिर यहाँ पे लिखो बटन में सबमिट, टाइप सबमिट और सबमिट, राइट क्लिक करके इसको फिर से फॉर्मेट कर लो, ठीक है। ये बटन बनाओगे जब भी तो आप सबमिट कर सकते हो डेटा को। सबमिट का मतलब है लॉग इन, यहाँ पे मैं सबमिट भी की जगह लॉग इन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लॉग इन इस टाइप से करोगे। अब इसको लॉग इन करोगे तो आप दिखाएगा यूजर एड इज नॉट डिफाइंड, एड यूजर इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब एड यूजर को भी हमें ऊपर से डिफाइन करना पड़ेगा। एड यूजर लिखते हैं तो एड यूजर भी ऊपर से डिफाइन हो गया। अब इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ दोबारा से भरते हैं मोहित कुमार test@gmail.com और करो लॉगिन। यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, मैसेज आ गया। और आप चाहो तो इसमें देख भी सकते हो स्टेटस में, यहाँ से ना देखो तो नीचे देख लेते हैं, सिंपल देख लेते हैं। रिडक्स में जाते हैं और इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। पेंडिंग गई स्टेट, पहले पेंडिंग गई, आर्गुमेंट में नेम और ईमेल पेंडिंग जा रहा था, पेंडिंग पेंडिंग, फिर फुलफिलमेंट में होके आपको यहाँ पे देखो चीज़ें आ गई। अब मैं आपको एपीआई में इसमें दिखा देता हूँ। देखो इसमें एक आईडी क्रिएट हुई, नेम और test@gmail.com, तीनों चीज़ें क्रिएट हो गई। यही चीज़ आप इधर भी देख सकते हो, ये आपकी जो एपीआई थी इसमें डेटा आ गया, इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉगिन हो गई। यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब इसमें पहले मैं रोहित लिख देता हूँ, रोहित कुमार, और test@gmail.com, test2 लिख देता हूँ इसको, test2। और अब सबसे नीचे आ जाते हैं, देखो यहाँ तक है लॉगिन करी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लॉगिन करी test2 दे दिया था, ऊपर मोहित दे दिया था, फिर गई ये पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, पहले पेंडिंग गया, फिर एपीआई का डेटा जब मिला तो यहाँ फुलफिलमेंट हो गया, तो आईडी ये बन गई। ये तीन चीज़ पेलोड में ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। चाहोगे तो ये आप यहाँ भी देख सकते हो, दूसरा डेटा बन गया रोहित कुमार नाम से, और यहाँ पे भी दो डेटा बन गए। इस तरीके से आप लॉगिन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, या बोलो लॉगिन का डेटा, या फिर बोलो कि कंट्रोल फॉर्म कंपोनेंट का डेटा आप सक्सेसफुली पोस्ट एपीआई के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल पोस्ट एपीआई, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गेट एपीआई के बारे में सब कुछ बता दिया था। इस हिसाब से आप एपीआई के साथ, मिडलवेयर के साथ काम कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी इश्यू आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सब चीज़ पे हेल्प करूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।